डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का अध्याय 3 की हम प्रश्नावली 3.5 हल कर रहे हैं। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। चौथा प्रश्न है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। कुछ सवाल दिए हुए हैं यहाँ पर, उनके पहले हमें रेखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। रेखिक समीकरण युग्म बनाकर उनका किसी बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात करना है। किसी बीजगणितीय विधि, यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन और ग्राफी विधि से की है। इनमें से किसी भी एक विधि से इसके हल हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। हमें इसका पहला सवाल, जो फर्स्ट वाला जो प्रश्न है सवाल, वो दिया हुआ है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस बात पर निर्भर करता है कि छात्रावास में कितने दिन भोजन किया है। एक विद्यार्थी ए को, जो कि 20 दिन भोजन करता है, और उसे 1000 रुपये छात्रावास को देने पड़ते हैं, जबकि एक अन्य विद्यार्थी बी जो है वो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास को व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें है क्या कि एक हॉस्टल है जहाँ पर कुछ रेट जो है उसकी फिक्स है, और उसके अलावा बच्चा जितने दिन वहाँ पर भोजन करेगा उसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। तो यहाँ पर दो स्टूडेंट है, एक तो है विद्यार्थी ए और एक है विद्यार्थी बी। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना नियत व्यय यानी कि फिक्स रेट जो है वो क्या है, 100 रुपये है, और प्रतिदिन का अतिरिक्त व्यय ये है y रुपये। अब यहाँ पर हमें दो कंडीशन दी हुई है कि एक स्टूडेंट है ए जो कि 20 दिन तक भोजन करता है और वो टोटल 1000 रुपये चुकाता है। तो यहाँ पर देखिए छात्र ए के लिए हम हल करेंगे। छात्र ए कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन। और वो कितने रुपए चुकाता है, 1000 रुपये हॉस्टल को देता है। तो छात्र ए जो है वो 20 दिन तक भोजन करता है और 1000 रुपये हॉस्टल को देता है, यानी कि एक दिन में वह y रुपये चुकाता है। तो 20 दिन में कितने रुपए देंगे, 20y, और 100 रुपये वो देगा ही है। तो x और 20 दिन का पर डे के हिसाब से, y के हिसाब से 20y है, तो x प्लस 20y टोटल मिलाकर वो कितने रुपए देता है हॉस्टल को, 1000 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x, ये तो फिक्स देता ही है, एक दिन का y रुपये देता है, तो 20 दिन के कितने रुपए हो जाएंगे, 20y बराबर कितने हो जाएंगे, 1000। ये हमारी समीकरण 1 बन जाएगी। फिर दिया हुआ है छात्र b जो है वो 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये देता है। तो छात्र b जो है वो कितने दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है। तो छात्र बी जो है वो 26 दिन तक भोजन करता है। 26 दिन भोजन करता है तो एक दिन के भोजन का व्यय कितना है, y रुपये। तो 26 दिन के भोजन का व्यय कितना हो जाएगा, 26y प्लस ये जो है x, तो इसको देने ही पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस 26y बराबर, अब वो टोटल कितने रुपए चुकाता है, टोटल रुपए चुकाता है वो 1180 रुपये। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 1180 के बराबर। ये तो थी हमारी समीकरण 1 और ये थी हमारी समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जो विधि है वो विलोपन विधि है। समीकरण 1 और 2 से हम विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। विलोपन विधि ऐसी विधि है जिसमें गलतियां कम होने की संभावना रहती है और आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इनको विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व
2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। समीकरण 2 है x प्लस 26y बराबर 1180। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर x के गुणांक बराबर हैं, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। घटाने पर जब घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। x से x कट जाएगा यानी कि यहाँ पर 0 बचेगा। 20y प्लस के और 26y माइनस के, तो यहाँ पर माइनस का 6y बच जाएगा। बराबर यहाँ पर देखिए 1000 प्लस के और 1180 माइनस के है, तो यहाँ पर 180 बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 180। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, y। तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये 180 बटे 6 से कट जाएगा ये 3 बार और ये 0, तो 30। यानी कि y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 30। अब हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस 20y बराबर 1000। x प्लस 20 इंटू वाई के स्थान पर लिख देंगे हम 30 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1000। 20 और 30 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 दूने 6 और 2 जीरो बराबर 1000। इम्प्लाइज दैट इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर यहाँ पर हम 600 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1000 पहले से है और माइनस 600, तो यहाँ पर हमें x बराबर कितने प्राप्त हो जाएंगे, 400। x का मान प्राप्त हुआ हमें 400। यहाँ पर x क्या माना था हमने, x माना था नियत व्यय, तो यहाँ पर लिख देंगे हम नियत व्यय कितना होगा, नियत व्यय हो जाएगा हमारा 400 रुपये। और प्रतिदिन का अतिरिक्त व्यय क्या हो जाएगा, प्रतिदिन का अतिरिक्त व्यय हमने माना था y, तो y बराबर कितना आया हमारे पास 30 रुपये। 30 रुपये। इस प्रकार से हमने इसका पहला सवाल हल किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। दूसरा सवाल है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाए। कोई भिन्न है जिसके अंश में से अगर हम 1 घटा देते हैं तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। फिर आगे दिया हुआ है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न ज्ञात करनी है तो हम पहले भिन्न मान लेते हैं। माना कि भिन्न हमारी क्या है, x/y। माना भिन्न क्या है हमारी, x/y। अब इसमें पहली कंडीशन क्या दी हुई है हमें, भिन्न में पहली कंडीशन दी हुई है कि भिन्न जो है वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश में से 1 घटा दिया जाए तो अंश क्या है x, तो x - 1/y ऐसा कैसे ही, तो भिन्न क्या बन जाएगी हमारी 1/3। यही हमारी पहली कंडीशन है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम इनका तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का गुणा x - 1 के साथ में और y का गुणा 1 के साथ में। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 1 बराबर 3x - 3 बराबर y। पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर
3, समीकरण नंबर 1। फिर अगली कंडीशन दी हुई है कि यदि इसकी अगली कंडीशन है कि यदि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए तो यह भिन्न क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो फिर लिखेंगे हम अगेन, पुनः प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर कहा है कि क्या हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी कि x बटे y प्लस 8, तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है हमारी 1/4। तो भिन्न बन जाएगी हमारी यहाँ पर 1/4। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का गुणा x से और y प्लस 8 का गुणा 1 से। तो यह आ जाएगा हमारे पास 4x और बराबर इधर बचेगा हमारे पास y प्लस 8। पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस y बराबर 8। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से इसको हम हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण 2 है 4x माइनस वाई बराबर 8। तो यहाँ लिख देंगे 4x माइनस वाई बराबर 8। अब देखिए यहाँ पर हमें y के गुणांक बराबर है और y के चिन्ह भी समान है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, y के गुणांक बराबर है और इसके चिन्ह भी समान है, तो इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, घटाने पर, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। इसको हम घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखिए y से y घट गया तो ये बचेगा हमारे पास 0, और यहाँ पर 4x और 3x, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो 4x में से 3x घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का x बराबर। यहाँ पर देखिए आप माइनस के 8 और प्लस के 3 है तो माइनस 8 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, माइनस के 5। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। इस x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 5 माइनस वाई बराबर 3। यहाँ पर ये तो हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3। ये माइनस वाई हमारे पास रह जाएगी तो 3, ये 15 इधर जाएंगे तो माइनस के 15। तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 15 में से 3 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 12, और ये माइनस के और ये भी माइनस के, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि फिर y बराबर कितना आ जाएगा, 12। y का मान प्राप्त हुआ हमें 12 और x का मान प्राप्त हुआ था हमें 5। अब हम भिन्न बनाएंगे कि हमारी अभिष्ट भिन्न क्या है। तो हमारी भिन्न क्या प्राप्त हो जाएगी, हमारी भिन्न हमने मानी थी x बटे y, और यहाँ x का मान हमें क्या मिला है, 5, और बटे y क्या मिला है हमें, 12। इस प्रकार से हमें जो भिन्न प्राप्त करनी थी वह भिन्न क्या हुई, 5/12। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चौथे प्रश्न का थर्ड वाला पार्ट है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए, और ये 40 अंक कैसे अर्जित हुए उसे, कि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत जो उत्तर लिखा उस पर उसका 1 अंक कटा। फिर दूसरी कंडीशन दी कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो उसे 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमें टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या याद करनी है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम कि
जो कुल सही प्रश्न जो यश ने हल किए वो और कुल गलत प्रश्न जो यश द्वारा हल किए गए हैं वो दोनों का योग करें तो हमें कुल प्रश्नों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम कुल सही प्रश्नों की संख्या और कुल गलत प्रश्नों की संख्या हम मान लेते। माना सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, x है, और गलत की संख्या कितनी है, गलत प्रश्नों की संख्या y है। अब यश ने स्टार्टिंग में कुल 40 अंक अर्जित करे। पहली कंडीशन में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन में है उसने 40 नंबर अर्जित करे। ये 40 नंबर जो उसको मिले हैं ये मिले हैं प्रत्येक सही प्रश्न पर उसको 3 नंबर मिले हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न पर उसका 1 नंबर कटा हुआ है। तो सही प्रश्नों की संख्या अगर हम x मानते हैं जो यश ने हल किए तो एक प्रश्न के उसे 3 नंबर मिले तो x प्रश्नों के कितने नंबर मिलेंगे, 3x, यानी कि टोटल उसको 3x नंबर मिले। लेकिन एक प्रश्न गलत करने पर उसको 1 नंबर कटता है तो यहाँ पर y प्रश्न गलत करने पर कुल उसके कितने नंबर कटेंगे, 1y। तो इन दोनों को टोटल अगर किया जाए तो उसको 40 नंबर प्राप्त होते हैं। ये हमारी पहली कंडीशन है। फिर दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर वो उसके 2 अंक कटते। दूसरी कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, कि सही प्रश्नों पर अगर उसे 4 नंबर मिलते तो एक सही प्रश्न करने पर 4 नंबर मिलेंगे तो x प्रश्न सही करने पर कितने नंबर मिलेंगे, 4x। एक प्रश्न गलत करने पर 2 नंबर कटते हैं तो y प्रश्न गलत करने पर कुल कितने नंबर कटेंगे, 2y। तो इस प्रकार से उसे टोटल कितने नंबर मिलते, 50 नंबर मिलते। ये दूसरी कंडीशन दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से आप इसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, किसी भी विधि से हल कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर विलोपन विधि से हल करके बताता हूँ ताकि आप इसको आसानी से कर लोगे। देखो समीकरण 2 जो है इसको अभी हम सरल कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम आगे और सरल करते हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2 इसकी बजाय। तो समीकरण 2 को हमने और सरल कर लिया। तो अब समीकरण 1 और 2 से इसको हल करेंगे तो समीकरण 1 में हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 40। यहाँ पर हम इसकी बजाय ये लिखेंगे, कॉमन ले लिया हमने तो इसको सरल कर लिया। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25। अब देखिए यहाँ पर y के गुणांक आपस में बराबर हैं तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि इसके चिन्ह भी समान हैं। घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर y और y तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3x में से 2x घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास x बराबर, यहाँ पर 40 में से हम 25 घटाएंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 5। यहाँ पर बच गए 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे 1, यानी कि x बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, 15। x का मान हम समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, 1 में ही रख देते हैं। 2 में रख दोगे तब भी आ जाएगा 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 ये लिख दिए इंटू एक्स के स्थान पर रख देंगे हम 15 माइनस वाई और बराबर 40। अब इसको हल करते हैं हम, 15 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस वाई बराबर 40। माइनस वाई बराबर ये 40 तो पहले से ही है, 45 इधर आएंगे तो माइनस के 45। अब देखिए माइनस वाई बराबर यहाँ पर बच जाएगा माइनस के 5, माइनस वाई बराबर माइनस के 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वाई बराबर कितने आ जाएंगे, 5। देखिए
जो प्रश्न यश ने सही किए उनकी संख्या हमने मानी थी x और x बराबर क्या आया 15। जो प्रश्न यश ने गलत किए उनकी संख्या मानी थी हमने y और y बराबर हमें क्या प्राप्त हुए 5। तो यहां पर लिखेंगे सही प्रश्नों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी हमारे पास 15 गलत प्रश्नों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी 5 और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 15 + 5 बराबर 20। यानी कि यश ने जो एग्ज़ाम दी है उस एग्ज़ाम में टोटल कितने प्रश्न प्राप्त उसे मिले थे 20 क्वेश्चन उसे मिले थे। ये प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई राजमार्ग है उस पर दो स्थान है ए और बी जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो स्थान दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें दो स्थान दिए हुए हैं। ये कोई राजमार्ग है, इस पर कोई स्थान ए है और ये कोई स्थान बी है। इसमें दो कंडीशन दी हुई है। एक तो कारें दोनों एक ही दिशा में चलती है और एक कार चलती है विपरीत दिशा में। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है वो है 100 किलोमीटर की। 100 किलोमीटर की इनके बीच की दूरी है। अब देखिए पहली कंडीशन क्या दी है कि दोनों कारें एक ही दिशा में। तो स्थान ए से चलने वाली कार को हम कार ए मान लेते हैं और स्थान बी से चलने वाली कार को कार बी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा सी ए और ये हो जाएगा सी बी, कार ए और कार बी। अब इनकी चाल हम मानते हैं तो कार ए की चाल मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल मानते y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना सी ए की चाल बराबर क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा और सी बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। कार ए की चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल मान ली हमने y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या दे रखा है इन्होंने। फर्स्ट कंडीशन है जब दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में चलती है। ये यहाँ पर है हमारी कार सी ए और ये है कार सी बी। इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों एक ही दिशा में चलती है यानी कि ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है। तो ये दोनों जो मिलती है वो 5 घंटे बाद में एक किसी स्थान पर दोनों आकर मिल जाती है। मान लेते हैं यहाँ किसी स्थान पर सी ए और सी बी दोनों मिल रही है, लेकिन कब 5 घंटे बाद। 5 घंटे बाद ये दोनों आपस में मिल जाती है। कार ए और कार बी कब मिल जाती है 5 घंटे बाद में दोनों मिल जाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कार ए जो है उसने कितनी दूरी तय की और कार बी ने कितनी दूरी तय की। इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना है 100 किलोमीटर का है। यहाँ पर गैप है इनके बीच में 100 किलोमीटर की। तो सी ए की दूरी, सी ए की दूरी क्या हो जाएगी दूरी। अब देखिए कार ए 5 घंटे तक चलेगी और कार बी भी 5 घंटे तक चलेगी। तो इसकी चाल कितनी है दूरी बराबर क्या हो जाती है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय कितना है 5। तो बराबर कितना हो जाएगा 5x किलोमीटर। इसी प्रकार से सी बी की दूरी कितनी हो जाएगी
इसकी चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 5 घंटे, तो 5y किलोमीटर। यानी कि दूसरी कार, पहली कार जो है वो 5x किलोमीटर चलेगी और दूसरी कार 5y किलोमीटर चलेगी। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, कितनी दूरी का अंतर है, 100 किलोमीटर का अंतर है यहाँ पर मिलेगी। तो ये कार A जो है इस कार B से 100 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी, क्योंकि ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी तो यहाँ तक चलेगी, और ये कार B जो है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी और यहाँ तक चलेगी। जब ये दोनों एक दूसरे को मिल जाएगी 5 घंटे के पश्चात, तो यहाँ पर इनका अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 5x किलोमीटर में से अगर हम 5y किलोमीटर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 100। इसको अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20 से 5 100, तो ये आ जाएगा 20। यानी कि ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है, दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि यदि वे दोनों विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। अगर वे दोनों विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है दोनों कारें, यहाँ पर देखेंगे हम, जैसे ये हमारी पहली कंडीशन थी। अब यहाँ पर देखिए दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में ये है बिंदु A, ये है बिंदु B, यहाँ से कार चलती है बिंदु A से, ये CA, और बिंदु B से कार चलती है वो CB। ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और ये y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि ये इधर जाएगी तो ये इधर आएगी, है ना। तो ये दोनों कब मिलती है, 1 घंटे के पश्चात। अगर हम मान ले कि ये इस बिंदु पर मिल जाती है, यहाँ पर ये मिलती है कब, 1 घंटे बाद। तो कार CA और CB द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर। तो कुल 100 किलोमीटर दूरी तय करेगी, लेकिन अगर हम देखें कि CA कितनी दूरी तय करेगी और CB कितनी दूरी तय करेगी, तो ये CA 1 घंटे तक चल रही है, किससे, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ पर लिखेंगे CA की दूरी, CA की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या है 1 घंटा, तो बराबर ये आ जाएगा x किलोमीटर। CB यानी कि कार B की दूरी कितनी हो जाएगी, ये y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटे तक चलती है, तो कितने किलोमीटर चलेगी, y किलोमीटर। अब ये दोनों मिलकर टोटल कुल कितनी दूरी चल रही है, ये भी इधर जा रही है यहाँ तक और ये भी यहाँ तक आ रही है, तो ये टोटल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की दूरी है। यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब पुनः इसको समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से या तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, सबसे अच्छी विधि यहाँ पर प्रतिस्थापन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20। यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण 2 है हमारा x प्लस वाई बराबर 100, तो ये लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 100। अब यहाँ पर देखिए x भी समान है और y भी समान है। यहाँ पर y के चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, तो y से y तो 0 हो गया, x और x हो जाएगा 2x बराबर 120। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 बार कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 60। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20, तो ये हो जाएगा 60 माइनस वाई बराबर 20। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 60, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस के 40। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें y बराबर कितना प्राप्त होगा, y बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें, y बराबर प्राप्त होता है हमें 40। x का मान आया है हमारे पास 60 और y का मान आया है 40। x क्या माना था हमने, कार A की चाल और
y क्या माना था हमने, कार b की चाल। तो स्थान a से चलने वाली कार की चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख देंगे कार a की चाल बराबर x माना था और x बराबर हमारे पास आया कितना, 60। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार B की चाल बराबर हो जाएगा, कार B हमने y माना था और y बराबर हमारे पास आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल बहुत ही अच्छा है ये, इसको आप एक बार और देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये वाली कंडीशन जो है, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड, ये समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। सवाल नंबर 5वां है इसका, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। पहले तो हम आयत की विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो 5वां प्रश्न करेंगे हम, माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई, इकाई मतलब कोई भी मात्रक, मीटर है, सेंटीमीटर है, और चौड़ाई बराबर y इकाई। अगर आयत की लंबाई x इकाई है और चौड़ाई y इकाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि x इंटू वाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई वर्ग इकाई। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमें क्या दी हुई है, अब हमें इसमें कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। तो फर्स्ट स्थिति अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली स्थिति में दिया हुआ है कि अगर इसकी लंबाई जो है वो 5 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी कि x प्लस 5 कर दिया जाए, है ना, और चौड़ाई जो है वो लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, यानी कि x माइनस 5, और चौड़ाई है वो 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी कि चौड़ाई क्या है, अब चौड़ाई है हमारे पास y, तो यहाँ पर y प्लस 3 ऐसे बढ़ा दी जाती है। तो क्षेत्रफल पहले कितना आया था, x y, अब क्या हो जाता है, इसमें से 9 इकाई कम हो जाता है। ये पहली कंडीशन है। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो x का y से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा xy, फिर x का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x, फिर माइनस 5 का y से गुणा करेंगे तो माइनस 5y, फिर माइनस 5 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 15 बराबर xy माइनस 9। अब देखिए ये xy और ये xy कट जाएगा, सेम चिन्ह वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 5y बराबर ये माइनस के 9 और ये 15 इधर जाएंगे तो प्लस के 15। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर, अब यहाँ पर बच जाएगा 15 में से हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 6। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन दी हुई है हमें, इसी सवाल की दूसरी कंडीशन दी हुई है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन अब क्या दिया हुआ, अगेन पुनः करेंगे तो इसने कहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई, लंबाई क्या है x, तो x को 3 इकाई यानी कि x प्लस 3, फिर कहा है चौड़ाई को 2 इकाई, चौड़ाई यानी कि y, तो y
प्लस 2। इसको बढ़ा दिया जाए तो हमारा क्षेत्रफल, पुराना क्षेत्रफल क्या था, एक्स वाई था, इससे कितना और बढ़ जाता है, इससे बढ़ जाता है ये 67 वर्ग इकाई और बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाता है 67 और प्लस हो जाता है। इसको आगे हम हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो x का y से करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई, एक्स का 2 से करेंगे तो प्लस का 2x, फिर 3 का y से करेंगे तो प्लस के 3y, फिर 3 का 2 से करेंगे तो प्लस का 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। अब देखिए ये एक्स वाई और एक्स वाई सेम चिन्ह वाले हैं, ये कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा अब 2x प्लस 3y बराबर 67, तो इधर है 6 उधर जाएंगे तो माइनस के 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं, है ना। विलोपन विधि से भी हल हो जाएगा, जैसे x का गुणांक या y का गुणांक बराबर बनाओ और इसको हल करो। तो हम यहाँ पर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, अब देखिए 6 तो पहले से इधर हैं, 5y इधर आएगा तो प्लस का 5y और 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में ये 3। ये हो गया हमारा x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान इसको समीकरण 3 नाम देंगे, समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 61, तो ये 2 तो लिख दिया हमने, x के स्थान पर रख देंगे 6 प्लस 5y, 6 प्लस 5y बटे 3 और प्लस 3y बराबर 61। इसको हल करते हैं हम तो 6 दुने ये हो जाएगा 12 प्लस 5 दुने 10y प्लस, अब ये बटे के 3 है, एक बार और इसको लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 3y बराबर 61। अब 3 को हम एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों के बटे में आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 10y प्लस ये हो जाएगा 3 तिया 9y। अब इस सब के बटे में 3 है तो 3 का इधर गुणा कर देंगे तो 3 का 3 एकम 3, 3 छंग 18, 183। 3 का गुणा कर दिया हमने, इसके भी बटे में कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना। तो ये 12 तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, प्लस के 10y भी आ जाएंगे और 3 तिया 9y प्लस, अब ये 6 का गुणा करें, 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18। इसको आगे हल करते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए 10y और 9y कितने हो जाएंगे, 19y बराबर, ये 12 उधर चले जाएंगे तो 183 माइनस के 12, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y बराबर 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1 और 8 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 7 और 1 ऐसा कैसे ही, और बटे का 19 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 9 बार। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, 9। y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 में यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास x बराबर 6 प्लस 5 गुणा 9 बटे 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 45 बटे 3। तो यहाँ पर देखिए 45 और 6 51 बटे 3, तो 3 से कट जाएगा ये 17 बार, यानी कि x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 17। तो x बराबर आएगा हमारे पास 17। y का मान हमें मिला है 9 और x का मान क्या मिला है हमें, 17। तो यहाँ पर अब अगर हम देखते हैं तो x क्या माना था हमने, लंबाई, तो हमें यहाँ पर लंबाई कितनी मिल जाएगी, लंबाई बराबर x यानी कि 17 इकाई, और चौड़ाई क्या मानी थी हमने, चौड़ाई बराबर हमने माना था y, और y बराबर हमें क्या मिला है, 9, तो चौड़ाई हो जाएगी 9 इकाई।
इस प्रकार से हमने इसका आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन हल किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए इसके बाकी बचे हुए जो सवाल हैं उदाहरण वाले, वो आप करके देखें। उनमें से कोई भी सवाल अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाएंगे। और आप जितना ज़्यादा हो सके इन सारे वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारा अपना ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको प्रमोट करने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू।